नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। 18वीं लोकसभा में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। राज्यों के सांसदों को अल्फाबेटिकली आधार पर शपथ दिलाई जाएगी, यानी असम राज्य के सांसद सबसे पहले और पश्चिम बंगाल के सांसद सबसे आखिरी में शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद 27 जून को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा के नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब आज राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब अपना कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि भर्तृहरि मेहताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक होनी है। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दी है, जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा विवादों के बारे में हमारी चिंताओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है, ताकि गहन जांच हो सके। हम एनटीए के महानिदेशक को हटाने के लिए सरकार के आभारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक और जहां पेपर लीक के मामले में बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ पुलिस प्रशासन ने भी इस पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 से जुड़ा है, जिसका प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले गैंग के 6 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। केजरीवाल के वकीलों ने आज सुबह सुनवाई की अपील की है। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया है। ईडी ने शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और फैसले को सुरक्षित रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राजधानी नई दिल्ली में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत करेंगे। डायरिया रोको अभियान 2024 अभियान का मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त रोगों के कारण होने वाली मौतों को शून्य करना है। केंद्रीय खान मंत्रालय आज राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में इस चरण का उद्घाटन करेंगे।
संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी OFBJP ने लंदन के ऑस्ट्रेलिया में इंडियन जिमखाना क्लब में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि विभिन्न आवाजों और संस्कृतियों के इस समीकरण के बावजूद एक आवाज ही आवाज गूंज रही है, मैं भारतीय हूं। देश के कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश हुई और इसके साथ ही मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र इन राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बंगाल, उड़ीसा, बिहार में मानसून ने एंट्री ले ली है और तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की बारिश हुई है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मानसून ने कल आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया। वहीं मानसून गुजरात के दक्षिणी हिस्से में थोड़ा ऊपर बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में मानसून गुजरात के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान और निकोबार, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था और साथ ही साथ बालटाल शिविर में लंगर और सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है। यहां तीर्थ यात्रियों को 24 घंटे मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 10 बजे गुंटूर जिले के वेलगापुड़ी में सचिवालय के प्रथम ब्लॉक में आयोजित होने वाली है। मंत्रिमंडल द्वारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा हस्ताक्षरित पहली 5 फाइलों को अनुमोदित किए जाने की संभावना है, जो चुनावी घोषणा पत्र के भाग के रूप में किए गए वायदों से संबंधित है। चुनावी घोषणा पत्र के वायदों में एक विशाल DSC के लिए अधिसूचना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करना, AP भूमि स्वामित्व अधिनियम को वापस लेना, अन्ना कैंटीनों को पुनर्जीवित करना और कौशल जनगणना शुरू करना शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। संविधान का पालन करने वाली सरकार और संविधान के प्रावधानों को धरातल पर उतारने वाली सरकार ये है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में UCC को लेकर व्यवस्था की गई है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड की राजधानी रांची में उन्होंने कहा कि हमारा जुलाई महीने का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। हमें विजय को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड की जनता से कहा उन्होंने कि हमें 52 सीटें दी हैं। इसी विश्वास को बरकरार रखना है। आदिवासी हों या गैर आदिवासी हों, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी मां भी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के जम्मू में त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जम्मू के उपमंडल अधिकारी मनोहर हंसा ने कहा है कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। यहां पर एक कबाड़ी की दुकान है। किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे नजर में आएगी तो एक्शन लिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के DGP RR स्वैन ने जम्मू में साइबर पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ भारी भूस्खलन के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ। पुंछ के DKG मार्ग से सड़क साफ करने का काम जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी श्री पथिरकाली अम्मन मंदिर में भव्य तिरुविल्लुकु पूजा का आयोजन किया गया। गुजरात के देवभूमि में भारी बारिश के कारण द्वारका के जाम खंभालिया इलाके में जलभराव देखने को मिला। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियरों ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है ताकि लगातार भारी बारिश के कारण कटे हुए सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ा जा सके। सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज से इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को राहत मिली है। सेना के इंजीनियरों ने 48 घंटे से भी कम समय में 20 नॉट से अधिक की गति में बह रहे पानी के ऊपर फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया। ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार बचाओ थीम पर कलाकृति बनाई, जिससे वहां मौजूद पर्यटकों को इस अद्भुत कलाकारी ने काफी सराहा। सितंबर में समाप्त होने वाले 2023-24 सीजन के लिए भारत के कॉटन कपास का निर्यात में बांग्लादेश के मिलों की बढ़ती मांग के कारण 2/3 अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने और डॉर्मेट्री में ठहरने वाली सुविधाएं को GST से बाहर कर दिया गया है। अब ये सुविधाओं पर कोई GST नहीं लगेगा। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा दांव लगा रही है। बताया जा रहा है कि भारत के EV पारिस्थितिकी तंत्र में अगले 3 साल में $30 करोड़ का और निवेश करेंगे। नेटवर्क विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी की है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 458 परियोजनाओं की लागत इस साल मई तक तय अनुमान में 5.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की कारोबारी गतिविधियों में जून में बढ़त देखी गई है और इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्तियां 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स ने मध्यम अवधि में ग्रुप की सभी सीमेंट कंपनियों को आपस में मिलाकर एक कंपनी बनाने की योजना बनाई है। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने जेनरेटिव AI मॉडल को एप्पल इंक के हाल ही में घोषित आईफोन के लिए AI सिस्टम में इंटीग्रेट करने पर चर्चा की है। 25 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले में 350 से अधिक घरेलू विक्रेता और 50 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। भारत में 2023 में डीप टेक स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें 480 नए उद्यम उभरे, जिसमें से विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पुल बन गया है।
एडटेक कंपनी बायजू ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है। एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक बायजू दूसरे राइट्स इशू से जुटाए गए किसी भी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। टाटा स्टील नीदरलैंड को कार्बन रहित बनाने की रणनीति को लेकर डच सरकार के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है। ये गैर कार्बनीकरण 2 चरणों में लागू किया जाएगा। एक ब्लास्ट फर्नेस साल 2030 से पहले बदला जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय आज राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में इस चरण का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करते हुए 3 चरणों की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के दौरान 29 नवंबर 2023 को शुरू की गई पहली श्रृंखला के पसंदीदा बोलीदाताओं की घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न में बदल गई हैं। अचानक आई बाढ़ में संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कैलिफोर्निया की जंगली आग रात भर 12,000 एकड़ में फैल गई। उत्तरी लॉस एंजलिस काउंटी के गवर्नमेंट क्षेत्र में लोगों को निकाला गया। स्विट्जरलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई और भूस्खलन भी हुआ। पुलिस ने लोगों से इस क्षेत्र की यात्रा न करने का आग्रह भी किया है। रूस के दागिस्तान के 2 शहरों में हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और 25 लोग घायल हो गए। रूस की जांच समिति ने कहा कि उसने आतंकवादी हमले की जांच शुरू कर दी है। यह हमला डरबेंट और मखचकाला शहरों में चर्चों, प्रार्थना स्थलों और पुलिस चौकी पर हुआ। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और 1 चर्च सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। दागिस्तान पब्लिक मॉनिटरिंग कमीशन के अध्यक्ष शमील खादुलेव के अनुसार फादर निकोलो की डरबेंट के चर्च में हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि चर्च में केवल पिस्टल से लैस 1 सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी गई। दागिस्तान आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार मारे गए अधिकारियों में से 1 पुलिस विभाग के प्रमुख मावलुद्दीन खद्रीनिवेव है, जो इस बीच डरबेंट में एक प्रार्थना सभा में आग लगा दी थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस्लामी समूह फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ता है। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में भीषण लड़ाई खत्म होने के बाद इजरायल लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर और अधिक सेना तैनात कर सकेगा, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ गई है। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1301 हज यात्रियों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल जलाजेल ने कहा है कि ये मौतें हाजियों द्वारा बिना किसी आश्रय या सुविधा के सीधे सूर्य के प्रकाश में लंबी दूरी तक पैदल चलने के कारण हुई। मृतकों में कई बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। मरने वालों में से 43% लोग ऐसे थे जिन्हें हज यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने खेली 43 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेली। वहीं हरमनप्रीत कौर ने बनाए 48 गेंदों पर 42 रन। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज शाम भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने पर। ऑस्ट्रेलिया के लिए आज का मुकाबला करो या मरो की स्थिति जैसा, अगर मिली हार तो हो जाएगा अभियान खत्म। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 116 रन का टारगेट 9 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इस जीत के साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक लगाई। उन्होंने 19वें ओवर में हैट्रिक लगाई। भारत की श्रीजा अकुला WTT कंटेनर सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की नंबर 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा ने भारत की अर्चना कामत के साथ मिलकर प्रतियोगिता का युगल खिताब भी अपने नाम किया। अंतालिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भजन कौर और धीरज बोमदेवरा की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने रिकर्व मिक्स्ड इवेंट में मेक्सिकन जोड़ी को 5-3 के अंतर से हराया। यूरो कप 2024 में रविवार को ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। हंगरी ने एकमात्र गोल स्टॉपेज टाइम में किया और इस जीत के साथ ही जहां हंगरी ने अगले दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा, वहीं स्कॉटलैंड की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। यूरो कप 2024 में रविवार को मेजबान जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस मैच में पहला गोल स्विट्जरलैंड की ओर से 28वें मिनट में आया, जबकि जर्मनी की टीम ने खेल के अंतिम पलों में गोल कर खुद को हार से बचाया। जर्मनी की ओर से निकोलस फुलक्रग ने गोल किया, जो कि जर्मनी की ओर से उनका कुल 13वां गोल रहा। बेल्जियम के प्रशंसकों ने रोमानिया के खिलाफ 2-0 की रोमांचक जीत के बाद कोलोन में जश्न मनाया। मुकाबले में बेल्जियम की जीत के बाद टीम के प्रशंसक स्टेडियम के बाहर नाचते गाते नजर आए। जुनैद खान की पहली फिल्म 22 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म महाराज के जरिए जुनैद खान ने बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून को शादी कर ली। हिंदी सिनेमा के तमाम सेलेब्स उनकी शादी में शामिल हुए। फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म कल्कि 2898 AD में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर लॉस एंजलिस में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। हॉरर कॉमेडी मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। 7 जून को रिलीज हुई फिल्म ने शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। दिग्गज निर्माता रमेश तौरानी ने कहा कि मशहूर एक्शन क्राइम फ्रेंचाइज रेस की 4थी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। इसके साथ उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म ने बैनर के तहत सोल्जर और भूत पुलिस के सीक्वल पर भी काम किया जा रहा है। हॉलीवुड स्टार जेनिफर लॉरेंस आगामी मर्डर मिस्ट्री द वाइब्स के जरिए बतौर अभिनेत्री और निर्माता के तौर पर काम करेंगी। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह के असल जीवन पर आधारित फिल्म पावर स्टार का पहला लुक आया सामने। और बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख अपनी नई फिल्म पिल के साथ OTT पर डेब्यू करेंगे। 12 जुलाई को जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाली फिल्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आधारित है। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। DT न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वदेशी और स्वराज इन दोनों